you hated money. मुझे नहीं लगता था कि किताबें लिख के कोई इतने पैसे कमा सकता है। इन्वेस्टमेंट प्लान अपना एक बिगिनर के तौर पे कैसे रखूं? तो एक रूल होता है 100-X रूल, जीरो इन्वेस्टमेंट या लीस्ट इन्वेस्टमेंट पे कोई 3 आइडियाज आप बताते जाइए। क्योंकि ये कूल नहीं है, ये सेक्सी नहीं है, ये कभी शार्क टैंक पे नहीं आएगा, हमें लगता है कि ये होता नहीं है। विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी की जो कंट्रोवर्सी हुई, ये वीडियो का स्टार्ट यही होना चाहिए। ये तो इतना सारा जो ज्ञान है, जो अवेयरनेस है, ये आती कहाँ से है? नहीं, जो मैं बोलने वाला हूँ वो बहुत डबल मीनिंग हो जाएगा। मैं अश्नीर से मिला नहीं हूँ, मैं उसको जानता नहीं हूँ, वो मुझसे नहीं मिले हैं, वो भी मुझे नहीं जानते हैं। तो आपको सदी के सबसे बड़े सवाल की तरफ ले चलूँ। हेलो, माय नेम इज़ मुकुल और मेरे साथ हैं मेरी साथी निष्ठा, और हैं हमारे साथ आज एक खास मेहमान जो कि एंटरप्रेन्योर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं और हैं राइटर। नाम है उनका अंकुर वारिकू। बहुत बहुत स्वागत है अंकुर जी। थैंक यू अंकुल। और अभी मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है मेक एपिक मनी, और ये पेंगुइन पब्लिकेशन से आई है बुक। तो आज हम ढेर सारी बातें करेंगे, बुक की बात करेंगे, लाइफ की बात करेंगे, फाइनेंस की बात करेंगे, मतलब खर्चा पानी से लेकर के जीवन की सारी बातें कर लेंगे। मैं पढ़ रहा था और एक जगह पर मुझे जब ये पढ़ने को मिला कि यू हेटेड मनी, यस मैं एकदम रुक गया। मैंने कहा अच्छा, अंकुर वारिकू हेटेड मनी एट दैट टाइम। सो वो क्या मोमेंट था और आपको क्या लगता है कि मनी का ट्रू पर्पस क्या है? बहुत बढ़िया। तो इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड मुकुल कि बहुत ही साधारण परिवार से हैं। पापा सेल्स एंड मार्केटिंग नौकरी करते थे, माँ एक लोकल स्कूल में प्राइमरी स्कूल टीचर थी। तो कभी भी ज़िंदगी में पैसे नहीं थे। एंड क्लासिक मिडिल क्लास जो होता है कि हमेशा तंगी, हमेशा कहीं महीने के एंड में आते आते कुछ निकल गया, कोई भी एक सडन एक्सपेंस आ गया तो पूरा बजट ही डीरेल हो जाता था। तो मुझे बड़े होते हुए ऐसा लगता था कि हमारे पूरे फसाद की जड़ पैसा है। कि जिस दिन पैसा होगा ना उस दिन खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। लाइक जिंदगी एकदम हंसी, बिल्कुल हाँ, लाइक सब कुछ सेट हो जाएगा। एंड क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था, मुझे पैसे से नफरत थी। मुझे ऐसा लगता था कि यही एक चीज़ है। और हम देखते हैं माँ बाप मेहनत कर रहे हैं, हर एक इंसान जद्दोजहद में लगा हुआ है। कहता है यार मेहनत भी कर रहे हैं, अच्छे ऑनेस्ट भी हैं, कहीं कुछ चोरी चकारी नहीं, कहीं कुछ शॉर्टकट्स नहीं, तब भी पैसा नहीं आ रहा है। तो ये ना पैसा, एंड कभी कभी तो ये भी लगता था कि पैसा लक्ष्मी माँ के साथ जोड़ा जाता है। तो मतलब यार वो ना, मतलब वो जिद्दी औरत होंगी कि वो लाइक कि इनको पैसा नहीं देंगे हम, लाइक कुछ भी भगवान ही साथ में नहीं है। हाँ बिल्कुल, लाइक तो वो पूरे भ्रम के साथ हम बड़े होते हैं। कम से कम मैं तो हुआ था। एंड आई ऑलवेज फेल्ट कि क्योंकि बचपन में पैसा नहीं था, बड़े होते हुए पैसा नहीं था, तो मैं अब पैसे को ठोकर मारूंगा। ओके लाइक मैं, क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं जब आप पैसे के बिना बड़े होते हैं। या तो आप पूरी ज़िंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं या पैसे को ठोकर मार देते हैं। यही 2 चीज़ें होती हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि इन दोनों में से क्यों कोई सिलेक्ट करता है एक ऑप्शन, बट मैंने ठोकर वाला सिलेक्ट किया कि अब मैं पैसे के पीछे कभी भागूंगा ही नहीं, कभी उसको इतनी इज्जत ही नहीं दूंगा। जितना भी पैसा आएगा, कम हो या ज़्यादा हो, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई डिड नॉट रिस्पेक्ट मनी, जो एक बहुत बड़ी गलती थी इन हाइंडसाइट। क्योंकि पैसे का बहुत इंपॉर्टेंट एक यूज़ होता है एक ज़िंदगी में, और वो है ये नहीं कि आप चीज़ें खरीद पाएँ, गाड़ी, बंगला, शान शौकत, फ़ोन, कपड़े, नहीं। पैसे से आप अपनी आज़ादी खरीद सकते हैं। आज़ादी जो भी आप करना चाहते हैं उसकी, आप काम करना चाहते हैं या नहीं उसकी, आप यहाँ रहना चाहते हैं या कहीं और उसकी, आप कितना वक्त किस चीज़ को देना चाहते हैं उसकी, आप अपनी ज़िंदगी कैसे जीना चाहते हैं उसकी। जब आपके पास पैसा होता है आपको वो आज़ादी मिलती है, वो चॉइस मिलती है, जो कि अगर आपके पास नहीं है तो आप एक पिसते हुए मिल में बस चले जाते हैं, वही नौकरी कर रहे हैं, वही EMI भर रहे हैं, वही चीज़ें खरीद रहे हैं, वही साइकिल है पूरी। एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं उस साइकिल में फंसा हुआ था, बिकॉज मैं पैसे की इज्जत नहीं करता था। जिस दिन करनी शुरू करी एंड पैसे की अहमियत पता चली, तब एक बहुत फंडामेंटल शिफ्ट आया, नज़रिया बदला। एंड थैंकफुली अब वो नज़रिया काम कर रहा है। नाउ यू डोंट हेट मनी। I really like the fact that it still does not have power over me, but I have a lot of money to choose the way I want to live life. उस पर ये जैसे आपने बोला ना, वो दौड़ा भागी होती है पैसे को पाने की, बट when do you realize that how much money is too much money? अरे बहुत बढ़िया सवाल है निष्ठा। ये ना, तो मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि
आप पैसा कमाना चाहते हैं? हाँ, कमाना चाहते हैं। कितना कमाना चाहते हैं? इतना कमाना चाहते हैं। ठीक है, जिंदगी में सब कुछ करने के लिए जो भी आपको करना है, जो आपकी ज़रूरतें हैं, जो आपके अरमान हैं, जो आपके फ्यूचर के प्लान हैं, वो सब कुछ करने के लिए आपको क्या लगता है कितना पैसा चाहिए? एंड मुझे अक्सर 2 सवाल मिलते हैं। एक सवाल होता है हज़ारों करोड़, है, उससे कम तो सोचना ही नहीं है, हाँ एग्जैक्टली, लाइक कि 1000 करोड़ तो कम से कम चाहिए ही होंगे। मैंने भाई पता भी है 1000 करोड़ कैसे खर्च करते हैं, मतलब पता भी है कि कहाँ रखेंगे 1000 करोड़, मैंने तो कभी नहीं देखे हैं, तो मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं है। और एक दूसरा बिल्कुल होता है कि 5-10 लाख में हो जाएगा। मैं मतलब ये तो एक अलग ही है, मतलब आप पूरी जिंदगी अपनी 5-10 लाख में ही बिता देंगे। एंड आई रियलाइज कि पीपल डोंट इवन नो कि वो किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। दैट इज ऑलमोस्ट द सेम एज कि आप एक रेस भाग रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कि फिनिश लाइन कहाँ है, तो आप तो भागते रहेंगे और आप थक जाएंगे तब भी भागते रहेंगे क्योंकि दौड़ तो खत्म हुई नहीं है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था आई थिंक 2021 में, एंड वो वीडियो था कि आपको ज़िंदगी जीने के लिए कितना पैसा चाहिए, जो कि हर एक के लिए एक पर्सनल नंबर है। आपको जो चाहिए, जो आपके अरमान हैं, जो आपके करंट एक्सपेंसेस हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ये नंबर पता करना बहुत ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए। क्यों? क्योंकि जिस दिन वो नंबर आपको मिल गया, अब आपकी चॉइस होगी कि आप ज़िंदगी कैसे जीना चाहते हैं। आप वही जद्दोजहद में फंस रहेंगे, आपकी चॉइस होगी, या आप बोल सकते हैं यार जितना ज़िंदगी में चाहिए था ना, जितना काफ़ी होता है वो मुझे मिल चुका है, अब मेरी इच्छा है कि मैं पैसे के पीछे भागूं, नहीं भागूं, उसको संभाल के रखूं, उसके थ्रू अपनी ज़िंदगी शुरू करूं एक नई तरीके से। तो आई ऑलवेज इनकरेज पीपल, चाहे जितने भी जवान हों या जितने भी बुज़ुर्ग हों, प्लीज़ एक नंबर पता करिए जो एक मैथमेटिकल एक्सरसाइज है कि आपको ज़िंदगी जीने के लिए कितने पैसे चाहिए, क्योंकि अगर नहीं पता होगा तो आप ज़िंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहेंगे एंड यू विल नेवर नो व्हेन टू स्टॉप। पैसे के पीछे तो मतलब सब भाग ही रहे हैं, हम सभी फंसे हुए हैं 9 to 5 में, अपनी अपनी लिविंग्स संभाल रहे हैं, कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं। आप 9 to 5 के चक्कर से निकल चुके हैं बाहर, मैं निकल चुका हूँ, है ना अच्छे से निकल चुका और हमारे देश की आधी, मतलब आधी से आधी ज़्यादा का, से ज़्यादा से 90%, ज़्यादा सब फंसे सब इसी 9 to 5 के चक्कर में फंसे हुए हैं। कैसे बाहर निकले यार? इसका नहीं, एंड बहुत अच्छा सवाल है मुकुल। इसमें एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर इस किताब में। हमें सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई गई और पढ़ाई गई, क्योंकि हमारे माँ बाप ने वही चीज़ करी और अच्छे से करी, कि आप नौकरी करेंगे, पेशेदार इंसान बनेंगे, तनख्वाह मिलेगी, उस तनख्वाह से अपनी ज़िंदगी जिएंगे, थोड़ा बहुत सेव करने की कोशिश करेंगे, कभी कुछ सोना खरीद लिया, भगवान ने चाहा तो एक घर खरीद लेंगे, और जब रिटायर करेंगे तो प्रोविडेंट फंड ग्रेच्युटी मिलेगा, सरकारी है तो पेंशन मिलेगा, एंड ज़िंदगी कट गई। यही है तरीका जीने का। तो हमें यही सीख मिली। हमें ये बताया गया था कि द ओनली वे टू मेक मोर मनी इज टू अर्न मोर मनी। कि मैं अगर लोगों से पूछता हूँ यार पैसा ज़्यादा कैसे बनाओगे, अरे वो ना जॉब बदलेंगे या इंक्रीमेंट ज़्यादा मिल जाएगी या ये सब वगैरह, विच इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। लेकिन अगर आप इसी पे रहेंगे तो आप कितनी तेज़ी से बढ़ सकते हैं? ज़्यादा नहीं। लाइक इंक्रीमेंट कितनी मिलती है? 5%, 6%, 10, मतलब 10 भी कहाँ किसको मिलती है, और फिर 15-20 तो अलग ही कहानियाँ होती हैं। बट थिंक अबाउट द फैक्ट कि जितना आपको महीने में तनख्वाह मिलती है, उसमें से अगर कुछ हिस्सा आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, एंड फर्ज करिए कि आप म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, जो कि ऑन एन एवरेज आपको हर साल 12 से 13% दे सकते हैं, तो वो आपको आपके पैसे के लिए आपकी एवरेज इंक्रीमेंट से ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं। एंड दैट मीन्स कि योर मनी इज नाउ वर्किंग फॉर यू। तो जितनी मेहनत करके आप वो पैसा कमाते हैं, आप उस पैसे को उतनी ही मेहनत करवा रहे हैं ताकि वो आपको पैसा बना के दे। एंड इफ यू डू इट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, 10 साल 15 साल, जो कि एक नॉर्मल जिंदगी के लिए इज नॉट अ बिग इन्वेस्टमेंट, बट ये तो इतना हम अपने काम में भी दे देते हैं, यू विल एस्केप दिस एंटायर सैलरी ट्रैप। तो बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि अरे ये स्टॉक खरीद लो, वो अंकल ने बताया था रातों रात अमीर बन जाएंगे, कुछ नहीं है ऐसा। पूरी शिद्दत के साथ हर महीने इन्वेस्ट करिए, एंड 10-15 साल में यू विल बी शॉक्ड कि वो पैसा कितना बड़ा अमाउंट बन जाएगा, इन्फ्लेशन एडजस्टेड, जो आपको इस सैलरी के ट्रैप से बाहर निकाल सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको काम करना बंद करना पड़ेगा, बट सर्टनली जितना आपको लगता था आप ज़िंदगी में कमा सकते हैं सिर्फ सैलरी करके, उससे कई ज़्यादा पैसे आप कमा पाएंगे,
क्योंकि आपने उस सैलरी को इन्वेस्ट किया एंड उस पैसे को अपने लिए काम करवाया। कंट्रोवर्सीज की बात खैर आपके कंटेंट पे कर लेते हैं। तो लास्ट ईयर शार्क टैंक इंडिया अश्नीर ग्रोवर ने एक इवेंट में बोला था फर्क पड़ता होगा कि मुझे अंकुर से कंपेयर मत करो, एंड टू कोट हिम ही सेड दैट पीपल शुड नेवर थिंक ऑफ टेकिंग हिज नेम विथ यू। सो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अश्नीर से मिला नहीं हूँ, मैं उसको जानता नहीं हूँ, वो मुझसे नहीं मिले हैं, वो भी मुझे नहीं जानते हैं, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उन्हें ये क्यों बोला और किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, मुझे कोई आइडिया नहीं है। और व्हेन दिस इवेंट हैपेंड, a lot of people started pinging me, tagging me, ये करिए वो करिए, एंड मुझे ऐसा लगा कि कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल दिया होगा, कि होता है ना कि भाई आधे घंटे के इंटरव्यू में एक 10 सेकंड का क्लिप उठा के उसको सनसनी बना दो। बोला नहीं उन्होंने बस यही बोला था, ना आगे कुछ बोला ना पीछे कुछ बोला। यार मुझे जेन्युइनली नहीं पता। तो फिर कुछ लोगों ने उकसाया, नहीं सोचिए क्यों बोला होगा, कंटेंट दीजिए, हाँ इधर कंटेंट चाहिए मुझे। तो मेरे पास ऐसा कोई आंसर नहीं है, बस दो हाइपोथेसिस हैं। एक तो यह है कि मैंने 2018 में एक फेसबुक वीडियो बनाया था, जब अश्नीर पब्लिक फिगर नहीं बने थे, वो शार्क टैंक पे नहीं आए थे, उससे काफ़ी पहले, कि मेरे पिताजी का नाम अशोक है और माँ का नाम नीरजा है। तो जब मैं पैदा हुआ था मेरा नाम अश्नीर रखा गया था, क्योंकि अशोक और नीरजा का मिलन। एंड कहानी ये है जो माँ बोलती है कि 3 साल की उम्र में जब मैं प्ले स्कूल से एक दिन वापस आया तो मैंने बोला कि माँ मेरा नाम आज से अंकुर होगा। तो तब मेरा नाम बदला गया। तो पता नहीं, ऐसा हो सकता है कि उन्हें ठेस पहुंची हो कि अश्नीर नाम को वो मजाक उड़ा रहे हैं या कुछ ऐसे। मैं उनको जानता भी नहीं था उस समय पे, तो बिल्कुल भी नहीं उड़ाया था। दूसरा जो मुझे ज़्यादा लाइकली लगता है कि वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल फाउंडर है। भारत पे बहुत बड़ी कंपनी है, यूनिकॉर्न बनी, बहुत सारा रेवेन्यू बनाया। तो अगर कोई उनको और मुझे कंपेयर करेगा तो जाहिर सी बात है उन्हें लगे यार वो कौन और मैं कौन, मतलब क्यों मेरा नाम उसके से ले रहे हो। मतलब इलॉन मस्क को अगर कोई रैंडम किसी स्टार्टअप फाउंडर से कंपेयर करे तो नहीं ये तो नहीं, ये मतलब ये तो मैं ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में सोच रहा हूँ कि यही रीज़न होगा और क्या रीज़न होगा। बट दैट्स द ओनली थिंग आई केम अप विद। आई नेवर नो द आंसर। अब हम खैर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो एक बेसिक एवरेज सैलरी 50,000 मान लीजिए, आप उससे स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं 50,000 पर महीना कमा रही हूँ, तो मैं यही इन्वेस्टमेंट प्लान अपना एक बिगिनर के तौर पे कैसे रखूँ कि रिटायरमेंट मेरी एकदम ऐश से नहीं एटलीस्ट, बट एक डिसेंट रिटायरमेंट हो सके। बिल्कुल। तो 50,000 तो आपने बहुत ज़्यादा बोल दिया, मैं तो 10,000 से शुरू करता हूँ। हाँ मैं तो लिटरली मैं 10,000 से करता हूँ। लाइक 50 तो लाइक हाँ, निष्ठा काफ़ी कमा रही हैं, निष्ठा है, लाइक लग रहा है। तो जितना भी अमाउंट हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहला है तो बजट है। तो एक बहुत सिंपल सा रूल है जो मैंने नहीं ईजाद किया था, ये बहुत सालों से रूल है, बट इस बुक में अच्छे से बताया गया है। 50-30-20 रूल। वो ये बताता है कि जब भी आपको तनख्वाह मिलती है उसको आप 3 भागों में बांटेंगे। 50% है जो आप अपनी ज़रूरतों पे खर्च करेंगे। ये ज़रूरतें ऐसी हैं जो आपको खर्च करनी है ज़िंदा रहने के लिए। तो आपका रेंट हो गया, आपके खाने पीने का खर्चा हो गया, आपके बिजली पानी का खर्चा हो गया, आपके ट्रैवल का खर्चा हो गया। ये सब ज़िंदा रहने के लिए आपको खर्च करना ही करना है। 30% आप खर्च करेंगे अपनी इच्छाओं पे, अपनी डिज़ायर्स पे। क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि अरे मैंने इन्वेस्ट करके 60 साल पे तो 1 करोड़ रुपए कमा लिए, लेकिन अब दांत भी नहीं है, पैर भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, करोड़ का हम क्या करेंगे, और ज़िंदगी पूरी गवा दी, उसका क्या फ़ायदा। तो आप बिल्कुल ज़िंदगी जिएंगे, आपको फ़ोन खरीदना है, आपको बाहर जाना है, आपको कपड़े खरीदने हैं, आपको वेकेशन करनी है, वो सारा उस 30% में होगा। एंड अपने महीने की जो भी तनख्वाह होगी उसमें से 20% आप सेव करने की डिसिप्लिन बनाइए। 20%, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, वो 20% से आप शुरू करिए। अब उस 20% को बांटना कैसे है वो आपकी उम्र पे डिपेंड करता है। अगर आप बहुत यंग हैं तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आपके लिए रिस्क खटकता नहीं है, इसलिए क्योंकि आपके पास वक्त है उस रिस्क से उभरने का। रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। आप अगर किसी डाउन टर्न से निकल गए तो 5 साल में वो वापस आ जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन कोई 40 साल में है तो अगर 5 साल में वो डाउन टर्न ही हो गया तो उनकी शायद रिटायरमेंट की एज ही आ जाएगी। सो रिस्क वेरीज फ्रॉम एज। तो आप जितने यंग हैं उतना ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में डालिए,
एंड स्टॉक्स मत पिक करिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। बड़े बड़े स्टॉक पिट जाते हैं, छोटे छोटे स्टॉक उभर जाते हैं, किसको क्या पता। मेरे को तो कम से कम नहीं पता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, किसी की 2400 घंटे नौकरी है इस मार्केट को ट्रैक करना और आपको एक रिटर्न देना। आप म्यूचुअल फंड SIP शुरू करिए, एंड दैट इज द सिंपल वे ऑफ स्टार्टिंग। एंड परसेंटेज कितना होगा आपका उस 20% में से जो स्टॉक मार्केट में जाएगा, दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ योर एज। तो एक रूल होता है 100 - X रूल। वो ये बोलता है कि X अगर आपकी उम्र है तो आप X% अपनी इन्वेस्टमेंट का सेफ एसेट्स में डालेंगे, जो कि हो गया प्रोविडेंट फंड, हो गया गोल्ड खरीद लिया, जिसमें रिस्क कम है, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, नेशनल पेंशन स्कीम वगैरह। एंड 100 - X आप स्टॉक मार्केट में डालेंगे। तो अगर आप 30 साल के हैं तो 30% आपका सेफ एसेट्स में जाएगा, 70% आपका स्टॉक मार्केट में जाएगा। अगर आप 50 साल के हैं तो 50-50 आपका सेफ में और स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए, बिकॉज दैट देन बैलेंसेस द रिस्क अपनी एज और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। दिस इज द वे दैट यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं, बट बहुत सिंपल रखेंगे। ये नहीं है कि ज़्यादा म्यूचुअल फंड कर लेंगे तो बहुत रिटर्न आ जाएगा। लाइक लोग 7-7, 8-8 म्यूचुअल फंड के SIP चलाते हैं, इतनी नहीं ज़रूरत है। 3 चाहिए होते हैं, एक लार्ज कैप मतलब बड़ी कंपनियों का म्यूचुअल फंड, एक मिड कैप मतलब मिड साइज कंपनियों का, एक स्मॉल कैप मतलब स्मॉल साइज कंपनियों का। रिस्क बढ़ता है जैसे जैसे साइज घटता है, तो आपको ज़्यादा लार्ज कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कम स्मॉल कंपनी में करना है। लेकिन अगर आप मिक्स रखेंगे तो रिस्क भी बैलेंस रहेगा, रिटर्न भी अच्छा रहेगा। एंड फाइनल मेजरमेंट है कि यार रिटर्न को सोचते कैसे हैं। तो एक रूल है बड़ा अच्छा सा, रूल ऑफ 72। वो ये बोलता है कि अगर आप 72 नंबर को अपने रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे, तो फर्ज करिए आप 20% साल का कमा रहे हैं एज ए रिटर्न, तो 72/20 इज अराउंड 3.5। तो आपका पैसा हर 3.5 साल में दुगना होगा। दैट इज द रूल। व्हाट इज द ईयर टेकन टू डबल योर अमाउंट, विच टेल्स मी कि अगर आप 20% रिटर्न कमा रहे हैं और आप 15 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका पैसा करीब करीब 32 गुना बढ़ जाएगा अगर आप 20% एंड 15 साल इन्वेस्ट करते हैं। 32 गुना बहुत ज़्यादा होता है। किसी की सैलरी सवाल ही नहीं उठता 32 गुना बढ़ने वाली है, लेकिन आपका खुद का पैसा 32 गुना बढ़ सकता है अगर आप उसको इन्वेस्ट करेंगे। और अगर किसी की बढ़ रही है तो तुम्हारा मालिक देवता है। हाँ, तो फिर तो ये किताब उनको चाहिए नहीं, उनको किताब लिखनी चाहिए। तुम पर्सनल जर्नी के बारे में भी कुछ बोल रही थी। तो मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन था। एक सर्वज्ञाता वाली चीज़ होती है, ठीक है। तो अंकुर वारिको को रिलेशनशिप्स के बारे में सब कुछ पता है, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पता है, घर खरीदे नहीं खरीदे, कैसे खरीदे, कौन सी लोकेलिटी में कितना महंगा मिलेगा, ये सब भी पता है। तो इतना सारा जो ज्ञान है, जो अवेयरनेस है, ये आती कहाँ से है? एंड हाउ डू यू कीप योर सेल्फ अवेयर? एंड ऑल्सो योर कॉन्टेंट इज समथिंग दैट अपील्स टू पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। तो हाउ डू यू डू दैट? तो एक तो मेरी उम्र जेन्युइनली मेरा साथ देती है, क्योंकि मैं 44 साल का हूँ। एंड नेचुरल है कि 44 साल का हूँ तो 40s वाले तो अपील कर ही लेंगे, क्योंकि वो हम उम्र है। मैं जिस ढंग से या जिस भाषा से बोलता हूँ और जिस कंटेंट में करता हूँ तो 20s वाले कर लेते हैं। एंड क्योंकि 20s वाले करते हैं और वो कंटेंट कोट एंड कोट हेल्पफुल है, तो बहुत सारे माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को मेरे कंटेंट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि हम देखते हैं लेकिन हमारी शायद उम्र हो चुकी है, तुम्हें देखना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट देखो और ये इन्वेस्टिंग देखो वगैरह। तो आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड कि एक बहुत वाइड रेंज है ऑफ। इतनी बार ऐसा होता है कि लोग आते हैं बोलते हैं, अरे माई मॉम ऑल्सो फॉलोज यू, आई ऑल्सो फॉलो यू, माई यंगर ब्रदर ऑल्सो फॉलोज यू। एंड बहुत अच्छा लगता है कि इतने, हाँ, मतलब कि जो बच्चा नहीं भी हुआ है वो भी आपको फॉलो कर रहा है ऑलरेडी। पूरे परिवार का एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक जैसे फैमिली डॉक्टर होता है ना, एक वैसे। तो लेकिन एक चीज़ जो मैं अक्सर बोलता हूँ एंड डेफिनेटली महसूस करता हूँ कि मैं अपने आप को एक स्टूडेंट के तौर पे मानता हूँ। मुझे सीखना, जानना, लोगों से सवाल पूछना, दुनिया के बारे में कुछ पता करना बहुत 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 पसंद है। एंड मैं बस ये बोलता हूँ कि मैं एक टीचर का रोल आपकी ज़िंदगी में अदा कर सकता हूँ कि जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे सिखाना अच्छा लगता है और मैं उसमें अच्छा भी हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड जिस पॉइंट पे भी आपको लगे ना कि मेरा कंटेंट रिपीट हो रहा है, कंग्रेचुलेशंस, जो मुझे सिखाना था मैं सिखा चुका हूँ, मेरे पास और कुछ भी नहीं है नया।
तो बहुत लोग बोलते हैं सर कंटेंट ना मतलब बार बार आप वही चीज़, बार बार इन्वेस्टिंग, बार बार कंपाउंडिंग, बार बार वो सब चीज़ें। बोला भाई यही तो सबसे बड़ी चीज़ है। अच्छा, ऐसे व्यूज पहुंचते हैं आप? वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल आते हैं। लाइक ऐड बहुत ज़्यादा चला रहे हैं, कंटेंट इतना रिपीट हो रहा है, आप इतनी सारी चीज़ों पे बोलते रहते हैं, इतना धीमे क्यों बोलते हैं, हमेशा खुश क्यों होते हैं, लाइक बहुत सारी चीज़ें आती हैं ऐसी। एंड इट्स लवली बिकॉज ये लोगों के रिएक्शन है। लोगों को लगता है कि मैं ढोंग कर रहा हूँ कि ज़िंदगी आपकी इतनी दुखी होगी कि आपको कैमरे पे आके हंसना पड़ता है और इतना खुश खुश दिखना पड़ता है। तो यार जनरली अगर आप मुझे मॉल पे भी मिलेंगे, मैं शायद आपको उतना ही खुश दिखूंगा जितना मैं आपको कैमरे पे दिखता हूँ। वो मेरा वो बाय डिफ़ॉल्ट ही है। मतलब ये कोई भी इंसान इतने लंबे वक्त तक कंसिस्टेंट नहीं हो सकता अगर वो ऑथेंटिक नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं कितने नकाब डाल के बार बार वही से चीज़ें अलग तरीके से बोलूँगा। तो मैं अपने आप को एक एक्सपर्ट बिल्कुल ही नहीं मानता हूँ, मैं अपने आप को एक स्टूडेंट मानता हूँ। और इसका मतलब ये भी है कि मुझे सब कुछ नहीं पता है, मुझे जो पता है वो शायद गलत हो सकता है। अगर गलती हुई तो मैं खुद को सुधारूंगा और लोगों को भी बोलूँगा कि गलती हुई है वो सुधर जाओ। एंड ये सिलसिला जारी रहेगा। कितने तक चलेगा, क्या चलेगा, वो तो भगवान ही जानता है। इस बुक की ये एज वाला हम जो बात कर रहे थे ना, सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कोई भी ऐसी टर्मिनोलॉजी नहीं यूज़ की गई है जो एकदम फाइनेंस की बहुत तगड़ी तगड़ी बातें करती हो। अच्छा हमें गूगल करना पड़ेगा, अच्छा ये क्या बोल रहे हैं, नहीं, मतलब बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे क्या करना है। खैर, इसमें आप लिखते हैं कि स्पेंडिंग मनी आई डिडंट हैव, मेंटेनिंग अ लाइफस्टाइल आई कुडंट अफोर्ड, दैट वाज द ट्रू फेलियर। बट हम जब अभी आसपास अपने देखते हैं, आप फेलियर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत मतलब हार्ड हिटिंग शब्द है। हम अभी अपने आसपास देखते हैं तो लोग बाग ना, मतलब वो बोलते हैं ना हमारे यहाँ की कर्जा लेकर के घी खाने वाला माहौल चल रहा है। तो वैसे में आप इसे फेलियर बोल रहे हैं, क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? और जब हमारी आधी से ज़्यादा सोसाइटी वैसे ही चल रही है तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? यार इसमें दो चीज़ें हैं मुकुल। नंबर एक, कर्जा लेना बुरी बात नहीं है, कर्जा लेना जब आपको पता है कि आप उसको चुका नहीं सकते वो बुरी बात है। तो अक्सर जैसे मैं बोलता हूं कि क्रेडिट कार्ड आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड और सबसे वर्स्ट एनिमी बन सकता है। क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने पूरी शिद्दत के साथ पूरा का पूरा भर देंगे तो आपसे समझदार इंसान नहीं है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपको 30 दिन का इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है कि आप आज खर्च करो या स्वाइप करो, 30 दिन बाद उसको पे कर देना, बहुत बढ़िया है। वो आपको आपका क्रेडिट स्कोर बनाने का भी मौका दे रहा है कि आप पूरा पेमेंट करेंगे तो आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा, आपको लोन कम इंटरेस्ट पे मिलेगा। फिर आपको वो रिवॉर्ड पॉइंट्स, माइल्स, वाउचर्स ये सब भी दे रहा है। तो जो आपके खर्चे हैं वो आपको फ्री में करने को मिल रहे हैं, पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, आपका स्कोर भी या आपकी अहमियत भी बढ़ रही है, बहुत बढ़िया है। लेकिन कोई इंसान जो है बोलता है यार मेरी 25,000 की नौकरी है लेकिन ये 1.5 लाख का आईफोन जो है ना, मतलब ये अगर मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी, स्वाइप, और वो कर दिया उसने। एंड फिर वो 25,000 में वो क्या ही खाए और क्या ही उसको EMI दे, एंड बस वो चंगुल। वो उस चंगुल में क्या फंसेंगे, क्रेडिट कार्ड कंपनीज बोलेंगी आप लोड मत लीजिए, आप बस मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर दीजिए, बस आपका कार्ड एक्टिव रहेगा। उनको लगता है कि ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, 1.5 लाख रुपए मेरा आउटस्टैंडिंग है लेकिन मुझे वो सिर्फ 5,000 रुपये मांग रहे हैं। एंड बस वो 30% का इंटरेस्ट जो है वो ऐसा चढ़ता है कि फिर उसके बाद आप बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा। दैट इज़ वाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर आप वो पैसा खर्च कर रहे हैं जो आपके पास नहीं है और ना ही अगले महीने तक आने वाला है तो वो गलत है। अगर आप वो पैसा खर्च कर रहे हैं जो आपके पास नहीं है या अगले महीने तक आने वाला है तो वो सबसे बढ़िया चीज़ है, क्योंकि दैट इज़ हाउ स्मार्ट पीपल यूज़ देयर मनी। अगर आप, मैं जनरली लोग हमेशा ये पूछते हैं कि यार अमीर लोग लोन क्यों लेते हैं, तो क्योंकि वो सबसे स्मार्ट लोग हैं। अगर कोई अंबानी एक लोन लेता है, नॉट दैट वो उनको ज़रूरत है, लेकिन अगर वो लोन लेता है तो वो 8% पे, 9% पे, 10% पे लोन ले लेंगे। उन्हें पता है कि वो अपने पैसे को जहां इन्वेस्ट करेंगे उसमें उसको 15% मिलेगा ही मिलेगा। तो बोलते ये तो सबसे बढ़िया चीज़ है, मैं अपने पैसे को क्यों खर्च करूं जब कोई दूसरा इंसान मुझे पैसे देने के लिए तैयार है। मैं अपने पैसे को 15% पे ग्रो करता रहूँगा, यहाँ से मुझे 8% या 9% पे कोई पैसा देगा, एंड मेरा तो इस पूरे प्रोसेस में पैसा बनेगा, जाएगा नहीं। एंड दैट इज़ हाउ रिच माइंडसेट इज़। बट द पुअर माइंडसेट इज़ यार मेरे पास पैसा नहीं है, लोन ले लेते हैं क्योंकि ये चीज़ तो ज़रूरत है, एंड देन इट गोज़ अवे। हम लोग बात कर रहे थे आपके आने के पहले कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट या लीस्ट इन्वेस्टमेंट पे कोई 3 आइडियाज़ आप बताते जाइए हमारे व्यूअर्स को,
बिजनेस आइडिया। सबसे पहला इज एनीथिंग, अगर आप लिखना पसंद करते हैं या अगर लिखना नहीं या कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो एक न्यूज़लेटर खोलिए। अब वो न्यूज़लेटर ज़रूरी नहीं है कि ईमेल पे हो। भारत में व्हाट्सएप बहुत चलता है, हर एक इंसान व्हाट्सएप पे है, तो आप व्हाट्सएप पे भी न्यूज़लेटर खोल सकते हैं। मतलब आप हर दिन या हर हफ्ते कुछ ऐसा लोगों को भेजेंगे जो उस ऑडियंस के लिए इंटरेस्टिंग होगा, ये होगा, एंड उसके थ्रू आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, उसके थ्रू आप कल कुछ प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं डायरेक्टली, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। बहुत सारे ओपन अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका वक्त और आपका स्किल जा रहा है, आपका पैसा नहीं जा रहा। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 इज़ कॉल्ड ड्रॉप शिपमेंट। ड्रॉप शिपमेंट में आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या कोई भी और साइट पे जाके अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगे। गुड थिंग इज़ कि प्रोडक्ट्स जब आप बेचते हैं आपको वो प्रोडक्ट ऑलरेडी अपने इन्वेंट्री में नहीं ज़रूरी होती बिफोर यू मेक अ सेल, प्रोवाइडेड कि आप जैसे ही सेल होगी कुछ ही घंटे में उसको प्रोक्योर कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। तो आपने अमेज़ॉन पे लेट्स से बेल्ट बेच रहे हैं या बुक मार्क्स बेच रहे हैं या मग्स बेच रहे हैं या कुछ भी और, एंड यू गेट एन ऑर्डर। आप जैसे ही ऑर्डर रिसीव होगा वैसे ही जहाँ से भी आपका सप्लायर है उससे प्रोक्योर करेंगे, पैक करेंगे, भेज देंगे। पैसा आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा, सप्लायर को पैसा बाद में देना होगा। यू विल क्रिएट अ कैश फ्लो इंजन एंड उस कैश फ्लो इंजन से आप धीरे 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 करके अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लोगों के जो ये करते हैं, बट क्योंकि ये कूल नहीं है, ये सेक्सी नहीं है, ये कभी शार्क टैंक पे नहीं आएगा, हमें लगता है कि ये होता नहीं है, बिजनेस आइडिया नहीं है, लेकिन लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं जस्ट बीइंग अ गुड सेलर ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एंड ड्रॉप शिपिंग। करोड़ों रुपए, करोड़ों earn in dollars by that. एग्जैक्टली। आप इंटरनेशनल ईबे पे लिस्ट करिए, यहाँ लोग, मुझे पता है लोग मेहंदी के पाउच बेच रहे हैं, जो मेहंदी के, क्योंकि जर्मनी में फॉर एग्जांपल हाँ एनआरआईज पॉपुलेशन है, शादी हो रही है तो एक मेहंदी आर्टिस्ट तो मिल गया, लेकिन मेहंदी कहाँ से लाएं? गुड क्वालिटी मेहंदी वहाँ मिलती नहीं है, सर्टनली नॉट हमारी हैना वाली की, तो ईबे से ऑर्डर करते हैं। वो $5 का एक हैना का मिलता है जो यहाँ 20 रुपये का भी नहीं होगा या 25 रुपये का भी नहीं होगा। शिपिंग कॉस्ट आप ऐड कर दीजिए, बट इट इज़ देयर। ब्रांड कर लेंगे तो और पैसा मिल जाएगा, क्योंकि अरे ये वाली मेहंदी यूज़ कर रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं, एंड आई ऑफन से दिस, भारत ना एंटरप्रेन्योर्स का देश है। एंटरप्रेन्योरशिप की भाषा या डेफिनेशन बहुत ट्विस्टेड हो गई है रिसेंटली। एंटरप्रेन्योरशिप की भाषा है कूल ऑफिस, एकदम फ्लैट, ये सारे चेयर्स, कोई क्यूबिकल नहीं, यंग लोग काम कर रहे हैं, बीन बैग्स है, फ्री लंच है, फूटबॉल टेबल टेनिस, यहाँ तक रिलेटेबिलिटी प्रो मैक्स, एग्जैक्टली रिलेटेबिलिटी प्रो मैक्स है। बट व्हेन यू रियली थिंक अबाउट इट, दैट इज नॉट द ओनली डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एक बहुत ही बड़ी डेफिनेशन है कि एक इंसान की एक दुकान है, या एक इंसान अपने घर से ट्रेडिंग करता है, या एक इंसान चांदनी चौक में जाकर यहाँ से ऑर्डर लेके यहाँ ऑर्डर फुलफिल करता है। एंड मोस्ट फैमिलीज इन दिस कंट्री आर इन दैट सेटअप। नौकरियां कितने लोग करते थे, वो तो अभी अभी थोड़ा सा बढ़ने लग गया है, बट हम सबकी फैमिली में कोई ना कोई होता था जिसकी कोई दुकान है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन उनको हम एंटरप्रेन्योर तो कभी नहीं बुलाते थे, हम उनको लाला बुलाते थे या भैया धंधा कर रहे हैं वो बुलाते थे। तो एंड इट जस्ट बिकम अनकूल टू डू दैट। बट द रियलिटी इज कि वहीं से सारा वेल्थ बना है। अगर आप देखेंगे दिल्ली में, नोएडा में किसके पास ज़मीन है, वही बिजनेसमैन हैं जिनके बोरिंग काम है, वो आयरन की मिलें चला रहे हैं या स्टील की फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, जो भी और है। बट दैट इज़ हाउ द रियलिटी है। सो ये सेकेंड आइडिया था ड्रॉप शिपमेंट का। एंड थर्ड, पर्टिकुलरली अगर आप स्टूडेंट है या रंग प्रोफेशनल है, इट इज़ ऑनलाइन स्किल्स। इट कुड बी टीचिंग, इट कुड इवन बी डूइंग होमवर्क। तो होमवर्क साइट्स हैं जहां अमेरिकन स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यार हमारे होमवर्क में मदद कर दीजिए, और हम $1 घंटे के $10 देने के लिए तैयार हैं, $15 देने के लिए तैयार हैं, $20 देने के लिए तैयार हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स को वो काम इतना, क्योंकि वैसे ही हमारी एकदम पढ़ाई ऐसे लेवल पे होती है जहाँ हम घिस सब कुछ सीख ही जाते हैं, तो वो होमवर्क में मदद कर देते हैं। एक घंटे के हज़ार रुपये मिलते हैं उनको, जो यहाँ वो महीने में ना कमा पाएँ अगर वो ट्यूशन लेंगे या कुछ और करेंगे। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, आप ऑडियो इंजीनियरिंग करते हैं, ये सारे स्किल्स आउटसोर्स हो सकते हैं। आप यहाँ बैठे हुए हैं,
एंड दुनिया भर में लोगों को इस टैलेंट की ज़रूरत है. यू लिस्ट योर सेल्फ एज अ फ्रीलांसर, यू स्टार्ट मेकिंग दैट मनी. आपका सिर्फ वक्त जा रहा है, कोई पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं है. आपको स्किल सीखना है तो उसकी इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन उसके बाद सिर्फ वक्त. थोड़ा बिजनेस से इन्वेस्टमेंट पे आते हैं. तो हमने बात कर ली कि स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट कैसे करें. आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे स्टार्ट करी थी एंड कौन सी गलतियाँ आपने करी थी जो आप रिग्रेट करते हो. एंड आपने वैसे ये सारी चीज़ें अपने वीडियोस में ऑलरेडी बता के रखी हैं, बट कौन सी गलतियां जो आप रिग्रेट करते हो और आप चाहोगे कि लोग वो गलतियां ना करें. बिल्कुल बिल्कुल. सबसे बड़ी जो गलती मैंने करी थी वो था कुएं का मेंढक बनना. इन्वेस्टिंग में कुएं का मेंढक बनना सबसे नेचुरल डिफॉल्ट होता है. इसका मतलब क्या है, आप बिजनेस फैमिली से हैं तो आपको लगेगा कि पैसा सिर्फ बिजनेस से ही बन सकता है. आपके अंकल या आंटी या कोई और स्टॉक मार्केट में डालते हैं तो आपको लगता है सिर्फ स्टॉक मार्केट में बन सकता है. आपकी पूरी फैमिली में सिर्फ सोना ही खरीदा गया है तो आपको लगता है सिर्फ सोने से ही पैसा बनता है. तो मेरे कुएं का मेंढक था. मैं 15 साल से स्टार्टअप का फाउंडर हूँ. तो 2012 की बात है जब थोड़ा बहुत पैसा बनाना शुरू किया था एंड स्टार्टअप की दुनिया में तो था ही एक्सपोजर. तो मुझे लगता था कि वो हर एक इंसान जो म्यूचुअल फंड खरीद रहा है, सोना खरीद रहा है, रियल एस्टेट खरीद रहा है, फिक्स डिपॉजिट खोल रहा है, प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल रहा है, वो अव्वल नंबर का गधा है. क्योंकि समझदार तो सिर्फ एक ही इंसान है और मैं हूँ. एक ही तरीका है पैसा कमाने का, वो है स्टार्टअप में पैसे डालना. तो मैंने अपना सारा पैसा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया. खुद के स्टार्टअप में और दूसरे के स्टार्टअप. मैं नियर बाय की बात कर रहा हूँ और बाकी स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट किया था एज अ एंजल इन्वेस्टर. 2019 में जब मैंने स्टार्टअप के सीईओ की पोजीशन से स्टेप डाउन किया एंड फिर कोविड आया तो सब कुछ दुनिया में थम गया एंड पैसे कमाने के कोई ज़रिए थे ही नहीं उस समय पे. मेरे पास 5 महीने का पैसा था इन द बैंक. बच्चों की फीस भरने का, घर का EMI करने का, घर का खर्चा वर्चा चलाने का. 5 महीने. पर पेपर पे मैं करोड़पति था क्योंकि इतना सारा इक्विटी था, नियर बाय का फाउंडर था, उसका स्टॉक था, ये सब. मतलब घंटा फर्क पड़ता है उससे, मतलब क्या है, चूल्हा तो नहीं जलेगा. एंड देन यू आई रियलाइज कि इट वाज सच अ ह्यूज मिस्टेक. जहां मुझे लगता था कि मैं सबसे स्मार्ट इंसान हूं, सबसे ये लल्लू पंजू म्यूचुअल फंड वाले लोगों को पराजित करके कहीं निकल जाऊंगा और ये सब. एंड व्हेन आई नीडेड द मनी आई हैड नथिंग, लिटरली नथिंग. सच अ बैड मिस्टेक टू मेक. दूसरा मुझे याद है वही नेचुरल डिफॉल्ट में चले जाना. 2009 की बात है शायद. कुछ पैसा आया था तो एकदम डिफॉल्ट. मैं फरीदाबाद में उस समय रहता था कि फरीदाबाद की एक नई प्रॉपर्टी में घर खरीदेंगे. थोड़ा बहुत अपना पैसा था, कर्ज लिया, बड़ा ही खुश था. मतलब एक तो जब हमें होम लोन या कार लोन सैंक्शन हो जाता है तो हमें लगता है कि हमारी जीत हो गई है. लाइक IIT JEE क्लियर हो गया. लाइक कि कोई तुम्हें लोन दे रहा है और तुम इस बात पे खुश हो रहे हो कि अब मैं अगले 20 साल उनको कर्ज चुका के उस लोन अमाउंट का दुगना तिगना दूंगा. अरे बिल्कुल होता है कि लोन पास हो गया. तो मुझे भी ये था, लोन पास हो गया, घर वर ले लिया, ये सब हो गया. फिर 4-5 साल पैसे की जरूरत पड़ी तो सोचा कि घर बेच देते हैं और उस समय तक उसकी वैल्यू बढ़ भी चुकी थी. तो मैंने वाह क्या ब्रिलियंट. फिर एक दिन मैं बैठा और मैंने मैथ्स करी कि मैंने कितने का खरीदा था, कितने का बेचा, बैंक को कितना किस्त दी, कितना ब्रोकरेज चार्ज में गया, कितना रजिस्ट्रेशन चार्ज गया, कितना टैक्स सरकार को पे किया. वो सब कुछ करने के बाद रेट ऑफ रिटर्न जो मुझे मिला था वो FD के रेट से भी कम था. मतलब मैं SBI में जाके वो पैसा पूरी इज्जत के साथ अगर जमा कर देता एक FD में, मैं ज़्यादा पैसा मिल जाता और वो पूरी मगजमारी जो मैंने करी उससे बच जाता. बट दिमाग घूम फिरा के मुद्दे की बात यही है कि सेविंग्स करो. बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इज की भले ही आप किसी भी फॉर्म में करो बट सेविंग्स करो. बिल्कुल करनी है वो जब तक आदत नहीं पड़ेगी. एंड किताब में एक बहुत फेवरेट कोट है मेरा कि अगर छोटी या कम सैलरी में आप सेविंग्स की आदत नहीं डालेंगे तो बड़ी सैलरी में भी आप सेव नहीं करेंगे. ये आदत की बात है, ये अमाउंट की बात नहीं है. हमारी मतलब मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि हमारे देश में सबसे बेस्ट सेविंग्स हमारी माएँ करती हैं. लाइक वो अलग लेवल की सेवर है. वो बजट करना भी जानती हैं कि किसको दूध वाले को इतना देना है, इसको इतना देना है. जितना भी पैसा मिले कम ज़्यादा उन्हें पता होता है कि कहाँ है. एंड वो सेव भी करती हैं. पता नहीं कैसे कर पाती हैं. डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था तो कहाँ से पैसे निकल के आए थे. तब तो फैक्ट हो गया था. मतलब पहले तो अंदाजे लगाते थे लोग सबसे बड़ी सेविंग माँ करती हैं. माँ के पास हमेशा पैसा मिलता है. हमेशा. लेकिन तो वो गड़ियाँ निकल रही थी. मतलब कहाँ थे यह पैसा.
कभी नहीं दिखा। तो इट इज़ अनबिलीवेबल दैट ऑल ऑफ दैट, वो ना ट्रेंड हैं, ना वो कोई स्कूल वो गई हैं, ना कोई उन्होंने MBA किया हुआ है, वो सब वो सिर्फ और सिर्फ आदत से सेवर बनी है। बचपन से ही उन्होंने सेव करना शुरू किया, चाहे जितना भी पैसा मिले, आज तक करती आ रही हैं। एंड वही मुझे भी लगता है कि जब तक आदत नहीं पड़ती है ना सेव की, तब तक कोई भी इंसान शुरू नहीं करता। सो आपने ये भी लिखा है कि योर बैकग्राउंड, इनसफिशिएंट नॉलेज, लिमिटेड एक्सपीरियंस, लैक ऑफ एक्सपर्टीज, दीज आर नॉट द थिंग्स दैट होल्ड यू बैक फ्रॉम मेकिंग मनी। तो फिर आपके हिसाब से क्या है ऐसा जो हमें बिलीव्स यार, बिलीव्स मुकुल, बिलीव्स। हमारे जो विश्वास हैं पैसे को लेकर कि मिडिल क्लास इंसान हमेशा गरीब रहते हैं, कि अमीर लोग दूसरों का पेट काट के ही अमीर बन पाते हैं, कि कहीं तो माँ लक्ष्मी की या किसी और की कृपा है तभी वो अमीर बन पाएंगे, या इनके तो माँ बाप ही अमीर थे इसलिए ये अमीर निकले, या मेरे को ना नंबर नहीं चमकते हैं, मुझे ना पता नहीं है पैसे के बारे में, मैं कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर पाऊँगा, या मेरे पास ना पैसे ही नहीं है तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं ढंग से जी पाता। ये सारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं, ये सारे मेरे हिसाब से एक्सक्यूज़ेज़ हैं वो चीज़ करने के लिए जो आपको करने की ज़रूरत है। क्योंकि हर एक इंसान, मैंने एक एग्जांपल दिया है मैगी का, इसमें मैगी का सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है। लोग बोलते हैं यार ना पैसा ना ज़ीरो सम गेम है, मतलब अगर कोई अमीर हो गया है उसके लिए किसी को गरीब होना पड़ेगा। मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होता। पैसे का ना कॉन्सेप्ट ही ये नहीं है। पैसे का कॉन्सेप्ट है कि पैसे को हम वाकई में हवा में से बना सकते हैं। तो मैगी का पैक आपका 10 या 20 रुपए का आता है, उसको आप खोलें और उसको एक पतीले में डालें और वही वो 2 मिनट जो कभी बनती नहीं है उसको बनाने की कोशिश करें, लेकिन फिर उसके ऊपर आप थोड़ा सा बटर डाल दें, थोड़े से प्याज टमाटर डाल दें एंड फिर उसको एक प्लेट में डाल के लोगों को खिलाएं। वही सेम चीज़ अब 45-50 रुपए की बिकेगी। आपने 45-50 रुपए का उसमें वैल्यू नहीं डाला है, आपने तो 5-10 रुपए का उसमें और डाल दिया। तो वो पैसा कहाँ से बना है? वो पैसा कुछ वैल्यू ऐड करके बना है, एक ऐसी वैल्यू जो सामने वाले इंसान को आपके प्रोडक्ट में दिखती है। ऐसे पैसा बनता है। हम जो सारा यहाँ बैठ के कंटेंट बना रहे हैं, इसकी जो वैल्यू है वो तो शायद बहुत ही कम है, क्योंकि हमारे वक्त की शायद इतनी वैल्यू नहीं है। लेकिन जब ये प्रोडक्शन में जाएगा और लोग इसको देखेंगे, उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा होगी। फिर कोई एडवर्टाइजर देखेगा, वो उसको और ज़्यादा वैल्यू देगा, क्योंकि आप एक ऐसी ऑडियंस तक पहुँच रहे हैं जो वो खुद नहीं पहुँच सकते। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड व्हेन यू ऐड वैल्यू क्रिएट्स वेल्थ, एंड हर एक इंसान वो कर सकता है। बट सोच ये है कि उस वैल्यू को कैसे ऐड किया जाए। तो बिल्कुल भी ये नहीं है कि यार नॉलेज नहीं है तो मैं अमीर नहीं बन सकता, मेरे पास नंबर्स की फितरत नहीं है तो मैं अमीर नहीं बन सकता, मैं मिडिल क्लास फैमिली में पला तो मैं अमीर नहीं बन सकता, मैं अंग्रेज़ी नहीं जानता तो मैं अमीर नहीं बन सकता। कोई भी ऐसा बिलीफ आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकता। अगर आप ये समझ जाएं कि हर एक इंसान कहीं से भी वेल्थ क्रिएट कर सकता है, आपके सिर्फ विश्वास आपको रोक रहे हैं, बट अपॉर्चुनिटी नहीं। अब थोड़ा पैसे से हटके मोटिवेशन पे आते हैं। तो मैंने शायद मुकुल से भी बात करी थी, हम बैठ के इंस्टाग्राम ही स्क्रॉल कर रहे थे और हमने देखा कि आजकल ना हर कोई मेंटल हेल्थ पे बहुत कंटेंट बनाता है। हर कोई एडवाइस दे रहा है कि ओ ये आप कर रहे हो, ये OCD के सिम्टम्स हैं, ये आप कर रहे हो, आपको ADHD है। तो हम पढ़ ही रहे थे, पॉप साइकोलॉजी करके एक टर्म हमने रिसर्च में देखा। तो जब इतना सारा कंटेंट बन रहा है पॉप साइकोलॉजी पे, तो डू यू थिंक हाउ रिलायबल इज़ द गाइडेंस ऑफर्ड बाय कंटेंट क्रिएटर्स व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ, एंड व्हाट शुड ऑडियंस डू व्हेन दे वॉच सच कंटेंट? बहुत बढ़िया सवाल है निष्ठा, एंड आई एम सो ग्लैड यू आर आस्किंग दिस। मैं जेन्युइनली अगर बोलूँ तो काफ़ी डरावना है, क्योंकि जब आपको जवाब नहीं पता होते हैं और आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको जवाब दे रहा है, तो बहुत लाइकली होता है कि आप उस जवाब को सच मानना शुरू कर देते हैं। इट्स एग्जैक्टली लाइक एस्ट्रोलॉजर्स, कि जब आपको नहीं पता होता ना कि आपकी ज़िंदगी में क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और फिर जाते हैं और ज्योतिषी बोलता है कि ये होने वाला है, तो आप मान लेते हैं। कोई बेसिस नहीं होता उसके मानने का, बट आप मान लेते हैं क्योंकि आप भटके हुए हैं। एंड साइकोलॉजी इज़ द सेम थिंग, पर्टिकुलरली मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ दिख जाता है, एक चोट दिख जाती है, वो टेस्ट आपको बता देगा कि आपको ये बीमारी है, ये नहीं है। पर मेंटल हेल्थ अभी भी उतना इवॉल्व नहीं हुआ है कि एक्यूरेटली डायग्नोज हो पाए। तो ये सारे सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ट्रिगर्स वाले लेवल पे जाते हैं, एंड देयर इज़ नो
quote unquote qualification in this country to become a therapist. You don't have to be qualified. You don't need any license. You can be a therapist whenever you want. तो लोग therapist भी बन जाते हैं. My guidance is you have to always seek professional help when it comes to mental health. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको थेरेपी करनी है. इसका मतलब ये है कि आप अच्छी किताबें पढ़ें. इसका मतलब ये है कि आप उस कंटेंट को कंज्यूम करें जो एक ट्रस्टेड सोर्स से आया है, जो एक वेरीफाइड सोर्स से आया है, जो एक क्वालिफाइड सोर्स से आया है. एंड अगर वहाँ कुछ डिस्कनेक्ट दिखे तब किसी और वेरीफाइड सोर्स पे जाकर उसको काउंटर करें या उसको कॉन्ट्रडिक्ट करें या उसको कोलैबोरेट करें. लेकिन जस्ट बिकॉज आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और उस मोमेंट में आपके दिल को कंफर्ट मिल रही है कि नहीं, प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम तो आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा है, तो दैट कुड बी वेरी डेंजरस बिकॉज इट मे लीड यू टू अ वेरी डिफरेंट अप्रोच देन व्हाट इज नीडेड. तो एज आई सेड, मैं तो काफ़ी डरा हुआ हूँ कि ये किस दिशा में जाएगा और कैसे यूथ इसको अप्रोच करेगा, बट टाइम विल टेल. मैं आपसे वॉल्ट की बात करना चाहता हूँ. और आपको पता ही होगी. बिल्कुल आप आए वॉल्ट की बात होगी ही. सो क्योंकि आपको लोग मान रहे हैं, आपकी बात को मान रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है. तो सबसे पहले तो वॉल्ट का जो भी इशू हुआ था, आपके कहने पे लोगों ने इन्वेस्ट किया, आप उसको कैसे पहले तो देखते हैं. दूसरी चीज़ कि जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कहीं ना कहीं उसमें अपना एक रोल प्ले करते हैं, उस पर फिर लोग कैसे यकीन करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आप पर भरोसा करके वो काम को कर रहे हैं. तो इन दोनों चीज़ों पे आप. वेरी वैलिड पॉइंट. तो वॉल्ट का स्पेसिफिकली, या वॉल्ट ही नहीं, थोड़ा सा ब्रॉडली अगर मैं बताऊं कि अगर मैं किसी भी ब्रांड के साथ काम करता हूं, मेरे 3 कंसिडरेशंस होते हैं. नंबर 1 कि उसके फाउंडर को या उसके ओनर को या तो मैं जानता हूं या ब्रांड बहुत ट्रस्टेड है बिकॉज ऑफ द ईयर्स इट हैज़ स्टेड इन. तो अगर कोई स्टार्टअप होगा तो वो फाउंडर वाला एसोसिएशन होना चाहिए. अगर कोई बहुत इस्टेब्लिश कंपनी है तो एक पेडिग्री होगी, एक लेगेसी होगी उसकी. दूसरा विच इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिफायर कि मैं खुद उस प्रोडक्ट का कंज्यूमर हूँ. मैंने उसको ना ही चखा है, उसको एक्चुअली टेस्ट करके उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाया है. एंड तीसरा, इट कैन नॉट बी कॉन्ट्रडिक्टिंग एनी मॉरल और वैल्यू सिस्टम दैट आई हैव. अल्कोहल, एरेटेड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें नहीं हैं, चाहे वो ब्रांड बहुत अच्छा भी हो कि नहीं. तो वॉल्ट के केस में मैं एक्टिव क्रिप्टो इन्वेस्टर उस समय पे था क्योंकि मैं एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा था. एंड वॉल्ट ने जब ईमेल किया था, मैं बोला कि प्रोडक्ट अच्छा है. चेक किया, दर्शन जो उनके फाउंडर थे उनके साथ बात करी, एंड 9 महीने मैंने उस प्रोडक्ट को टेस्ट किया. अपने खुद के 30 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट करे. एंड जब मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन आया था कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मैंने खुद यूज़ किया है एंड आई कैन नाउ स्पीक अबाउट इट, मैंने उनके साथ कोलैबोरेट किया. इट वाज अ पेड प्रमोशन जो मैंने डिक्लेयर भी किया था. एंड आई वेंट अबाउट डूइंग दैट वीडियो विच आई थिंक वाज इन अगस्त या सितंबर ऑफ 2021. जुलाई 2022 में वॉल्ट वेंट बस्ट. एंड अनफॉर्चुनेटली जब वो हुआ, विच देयर वाज नो वे फॉर मी टू नो, बहुत कंज्यूमर्स का ऑफकोर्स पैसा फंसा, मेरे खुद का भी पैसा फंसा. एंड माई फर्स्ट रिएक्शन देयर वॉज कि लोगों को बताना होगा वट एवर आई नो. तो जितना भी मुझे पता था कि वॉल्ट के साथ एग्जैक्टली ये हुआ है, ये सिचुएशन है. दर्शन जो उनके फाउंडर थे उनके साथ मेरा थे आपके? वो टच में थे, नॉट विद दिस इंसिडेंट. जब वो इंसिडेंट हुआ तो जब वो ईमेल आई मुझे भी तभी पता चला जब बाकी लोगों को पता चला. ऐसा नहीं था कि मैंने अपना पैसा निकाल लिया था, ये सब कुछ मेरा पैसा भी वहीं फंसा था. एंड जब वो ईमेल आई तब आई गॉट इन टच विद दर्शन एंड लाइक यार ये हुआ है तो इसका क्या करना है. एंड आई फेल्ट इट वुड बी गुड अगर वो मेरे साथ एक यूट्यूब वीडियो बनाए एक्सप्लेनिंग कि क्या हुआ है स्पेसिफिकली एंड व्हाट शुड पीपल एक्सपेक्ट, कि यार उनका पैसा आएगा भी कि नहीं आएगा, जब आएगा तो कब आएगा, वगैरह वगैरह. बट ही फेल्ट कि यार अभी ना इतना कुछ चल रहा है कि मेरे पास खुद ही इन सवालों के जवाब नहीं होंगे. मैं बस ये बता पाऊंगा कि क्या हुआ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता होगा कि इसका सोल्यूशन क्या है. एंड फ्रैंकली लोगों को ये नहीं जानना कि हुआ क्या है, उनको बस ये पता करना है कि मेरा पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा. एंड वो अगर सवाल का जवाब नहीं आ सकता था तो मैं बोला यार कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है, तो वी कुडंट डू दैट. बट ये प्रिंसिपल मेरे लिए बहुत अभी भी इम्पॉर्टेंट है कि it's somebody I know, it's a product I use and it doesn't contradict my value system. And इसके चलते
आई विल बी द फर्स्ट वन टू से कि यार आई कैनॉट कंट्रोल एवरीथिंग एंड गलतियां होंगी। मेरा भरोसे का डेफिनेशन ये नहीं होता कि मैं आप पे भरोसा करता हूं कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। मेरे भरोसे का डेफिनेशन थोड़ा ब्रॉड है कि जब आप गलती करेंगे, और गलती हर एक इंसान से होगी, आप उस गलती को कबूल करेंगे एंड होपफुली उस गलती को दोहराएंगे नहीं, विच इज़ द ओनली वे दैट आई ऑपरेट विद। तो जब वर्ल्ड हुआ तो आई वाज द फर्स्ट वन, आई अपोलोजाइज, आई एंगेज्ड इन, आई थिंक आई वाज द ओनली वन ऑफ एवरीवन हु वाज टोल्ड कि ये इस प्रमोट कर रहे हैं, who continued to engage and still do openly. ट्विटर पे अगर आप जाएंगे, जुलाई 4th 2022, I exactly remember I was on vacation and जो भी लोग मुझे टैग कर रहे थे उन सबको this is what has happened, this is what I know, this is what I did, this is why I did it, वो सारी चीज़ें आ रही थी। लेकिन unfortunately it happened. Like I didn't wish for it to happen and when it did, then I like यार इससे कुछ सीख ही मिल सकती है, आगे बढ़ सकते हैं। What was really sad though was वो सारे लोग जिन्होंने लिटरली अपनी जिंदगी की जमा पूंजी क्रिप्टो में डाल दी थी। मतलब ये किसने बोला था तुम्हें करने के लिए, लाइक ये क्यों करोगे तुम, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ लालच है और कुछ नहीं और हो सकता। मैं हर एक वीडियो पे बहुत हाइप था, मतलब उस समय तो पागलपन चल रहा था एंड मैंने हर एक वीडियो में बोला था कि अगर आपको क्रिप्टो समझ में आता है, समझ में आता है, ये नहीं कि इलॉन मस्क ने डोज कॉइन बोला तो आप चलो भाई निकल लो रथ यात्रा पे, नहीं करना है वो। बिल्कुल ऐसे ही चल रहा था, लाइक वो रातों रात अमीर होने वाली थी एंड प्रॉब्लम ये थी ना कि लोग अमीर हो भी रहे थे, तो ये भी नहीं था कि कल्पना थी, वाकई में दिख रहा था कि साथ वाले ने मर्सिडीज खरीद ली भाई रात रात में, तो हम ही गधे थे फिर शायद। लेकिन मैंने ये बोला कि अगर आपको क्रिप्टो समझ में आता है तब आप इन्वेस्ट करेंगे और अपने पूरे इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम 10% एंड आइडियली 5% करेंगे, कि अगर खुदा ना खास्ता वो खराब भी हो गया और ख़त्म हो गया एकदम, तो आपके पास वो 90% अभी भी है एज योर फाउंडेशन। अब मुझे नहीं पता कि किस इंसान ने सोचा कि ये अक्लमंदी होगी कि मैं 90% अपना क्रिप्टो में डाल दूं और फिर वहाँ से पूरा पैसा गया। मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं हम, तो एक और सवाल है। आपने वैसे बता दिया कि व्हाट आर योर फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स व्हेन इट कम्स टू कोलैबोरेशंस। तो लास्ट ईयर नोएडा में एक वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन WSC वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन जहन में बसा हुआ है मेरे, वो उसकी भी डेट याद है? अरे बिल्कुल 19 फरवरी पूरा, लाइक गलतियां तो दसी होती हैं। वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन हुई थी। जिन यूजर्स को नहीं पता उनको मैं एक ब्रीफ में बता देती हूँ। इसको अगर आप सर्च करोगे तो स्टार्टअप स्कैंडल बोला जाता है। सो दिस इवेंट बेसिकली प्रॉमिस टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू बडिंग एंटरप्रेन्योर्स टू कनेक्ट विद पोटेंशियल इन्वेस्टर्स एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, बेसिकली फंडिंग के लिए। और दावे इतने करे गए थे कि इलॉन मस्क भी आएगा यहाँ पे फंडिंग देने, और जिन लोगों ने समिट को प्रमोट करा था उनमें से एक थे आप। तो मौजूद हैं हमारे सामने। So I mean, I guess you regret that. So but what are the things that you learned as a content creator after that? तो I'll tell you कि वो हुआ क्यों एंड फिर उसके बाद क्या हुआ। तो मैं पिछले 15 साल से स्टार्टअप की कम्युनिटी में रहा हूँ एंड जनरली जो भी कुछ मैंने सीखा है और जो भी मैं आज हूँ वो स्टार्टअप इकोसिस्टम की वजह से ही है। तो एनी रीज़न फॉर मी टू गिव बैक। मैं इन्वेस्टिंग क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे स्टार्टअप कम्युनिटी को वापस देना है। मैं फाउंडर्स के साथ वक्त क्यों बताता हूँ? क्योंकि ये है। मैं स्टार्टअप इवेंट्स पे क्यों जाता हूँ? क्योंकि वही गिव बैक वाला थिंग है। एंड उसी फितरत से मैंने सोचा था कि यार ये कॉन्सेप्ट बहुत ऑडेशियस, बहुत बड़े स्केल पे करने की कोशिश हो रही है। एंड व्हाट वाज आल्सो इंटरेस्टिंग इज उन्होंने पहले यही सेम इवेंट प्रमोट करने की कोशिश की थी जब एलॉन मस्क और पता नहीं कौन, नरेंद्र मोदी और पता नहीं कौन कौन बुला रहे थे वो। फिर उनको लगा कि नहीं हो पाएगा एंड देन दे वेंट बैक एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या तो पीयूष बंसल या नितिन गडकरी जी आ रहे थे इवेंट पे इनॉग्रेट करने के लिए। एंड आई थॉट ठीक है, ये काफ़ी रीजनेबल है। नोएडा कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है, वो भी रीजनेबल है। लोग पहले कर चुके हैं एंड इट डजंट फील लाइक कि यार ये तो कोई कर नहीं पाएगा। ऐसा लग रहा था कि हो सकता है। सो आई देन decided to promote it because that's something that I really feel passionate about. तो मैंने Instagram पे रील डाली एंड उसके लिए I promoted them. But what I realized later on, जो कि कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं था, that they were using that reel to run ads to promote the event. तो मैंने उनको बोला यार ये प्लीज़ मैंने अलाउ नहीं किया था क्योंकि मैं
आपके इवेंट को एंडोर्स नहीं कर रहा हूं, मैं स्टार्टअप के फंडिंग को और इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग को एंडोर्स कर रहा हूं, एंड आप एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं टू मेक दैट हैपन। पर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये इवेंट इतना रॉकस्टार इवेंट है, आपको जाना ही होगा कि आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, क्योंकि वो मैंने नहीं बोला था कभी। एंड अनफॉर्चुनेटली तब तक थोड़ी लेट हो गया था, बट द बिगेस्ट थिंग तब भी मैंने, एंड दिस इज माई मिस्टेक, तब भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि चलिए उन्होंने अपने मतलब के लिए मेरा नाम यूज़ किया, लेकिन कम से कम ऑब्जेक्टिव अभी भी सेम है कि स्टार्टअप्स की मदद करनी है। व्हाट आई डिडंट एक्सपेक्ट इज कि वो इवेंट ही सही से ऑर्गेनाइज नहीं होगा, एंड दैट इज ऑलमोस्ट लाइक कि इट्स जस्ट सो ट्रैजिक कि एक पोटेंशियल प्लेटफॉर्म, एक इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको मिली है स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर्स से कनेक्ट कराने की, अच्छे अच्छे आइडियाज़ वहाँ तक पहुँचाने की, एंड यू सी द सक्सेस ऑफ लाइक शार्क टैंक एंड ऑल ऑफ दिस अदर्स, यूज दैट। तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, क्योंकि मैं उसका पार्ट नहीं था। द इवेंट वाज अ कंप्लीट डिजास्टर। एंड फिर नेचुरली लोग भावुक हो गए कि, और होना भी चाहिए कि यार आपने प्रमोट किया था, आपके कहने पे हम वहाँ चले गए, ट्रस्ट। तो वही वो पूरा वो ट्रस्ट वाला, एंड देन फिर वही हाथ खड़े करके कि यार हाँ बिल्कुल, आई डिडंट सी थ्रू दिस, एंड मैं चाह रहा था कि ये इवेंट अच्छे से हो और अच्छे से ऑर्गेनाइज हो, बट नहीं हुआ, एंड आई जस्ट फील रियली रियली सॉरी टू हैव बिन अ पार्ट ऑफ दिस। एंड अभी चल रहा है, केस चल रहा है, कुछ हो रहा है, आई एम हेल्पिंग फाइनेंशियली टू फाइट दैट केस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल हु पेड फॉर द इवेंट। बट यू नो, ये आपको पता ही है इस देश में कैसे होगा, कितने वक्त तक चलेगा, कुछ होगा कि नहीं होगा। बट लेसन लर्नड कि सिर्फ भावुक होकर चीज़ें नहीं करनी है। मैं जेन्युइनली भावुक था कि नहीं, स्टार्टअप की कोई भी चीज़ आ जाती है, मैं होता नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इस देश में स्टार्टअप्स और ज़्यादा होने चाहिए, बट क्लियरली देयर इज अ लॉट दैट हैज़ टू बी थॉट थ्रू। सो ये आपकी तीसरी बुक है, मेक एपिक मनी, और इसके पहले डू एपिक शिट और एक है हाँ गेट एपिक शिट। तो ये तीसरी बुक है। तो जो लोग किताबें लिखना चाहते हैं उनके लिए बताइए कि हाउ एपिक मनी यू मेक फ्रॉम दीज बुक्स। मतलब ये कैसा है? पेंगुइन मुझे डांटेगा, मैं बता दूंगा। नहीं, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मुझे नहीं लगता था कि किताबें लिख के कोई इतने पैसे कमा सकता है। मुझे जेन्युइनली नहीं लगता था। तो ये मैंने डिस्क्लोज किया है क्योंकि मेरे वीडियोस में ये ओपन है। लास्ट ईयर मैंने इन रॉयल्टी 1 करोड़ से ज़्यादा कमाया। क्या बात कर रहा है? विच इज़ इनसेन, मतलब ये वाइल्ड है। मुझे लगता था कि यार पता नहीं कौन लोग होंगे, रस्किन बॉन्ड, चेतन भगत, ऐसे अमीश त्रिपाठी, ये सब होते होंगे जो करोड़ों कमाते होंगे, बाकी कहाँ हम नॉर्मल लोग ऐसे। बट इट इज़ एक्चुअली ट्रू, बट इट्स ऑल्सो वेरी 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 हार्ड। तो कभी भी ये गलती मत करिएगा कि अपना पूरा करियर छोड़ के आप राइटर बन जाएंगे और फिर करेंगे, क्योंकि वो तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक गोइंग टू बॉलीवुड एंड होपिंग कि आप शाहरुख खान बन जाएंगे। बन गए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन नहीं बने तो फिर आप बेचारे वहीं एक्स्ट्रा करके नाच रहे होंगे। कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। व्हाट आई लाइक अबाउट बुक्स इज़ हमारे कल्चर में ऑथर्स को और बुक्स को बहुत अहमियत मिलती है। अगर आप एक पब्लिश्ड ऑथर हैं तो आपका एक रुतबा अलग से ही निकल के आता है। तो दैट इज़ अ ग्रेट वे फॉर मी टू ब्रेन टेस्ट। बिल्कुल आ जाता है कि कहाँ मैं एक यूट्यूबर और एक इंस्टाग्रामर था और अब मैं एक पब्लिश्ड ऑथर हूँ, मतलब अलग ही हो गया है। लाइक माँ बाप उस पर प्राउड होते हैं, लाइक लाखों करोड़ों लोग आपके चैनल को देखते हैं, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किताब छप गई तो ये लाइक वो है। एंड दैट इज़ द वे दैट इट वर्क्स। सेकेंड, एक बहुत क्यूरेटेड एक्सपीरियंस मिलता है एक इंसान के लिए। तो बहुत लोग अगर मुझसे पूछते हैं कि आपका कौन सा वीडियो देखना शुरू करें इन्वेस्टिंग जानने के लिए, मुझे जनरली उस सवाल का जवाब नहीं पता है, क्योंकि इतने सारे वीडियो बन चुके हैं, मुझे नहीं पता कि पहला वीडियो कौन सा होना चाहिए। लेकिन अब मुझे पता होगा यार, अगर आप पढ़ते हो या अगर आप सुनते हो ना, तो ये बुक उठा लीजिए या ऑडियो बुक सुन लीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ जो मैं बोली है उस वीडियोज़ में वो है एंड कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में है। किसी भी पॉइंट पे कभी भी कुछ जानना हो तो वापस उसी पन्ने को खोल दीजिएगा और आपको मिल जाएगा, विच इज़ रियली रियली पावरफुल। तो आपको सदी के सबसे बड़े सवाल की तरफ ले चलूँ? बिल्कुल सर, मैं एकदम तैयार हूँ। किराए का घर या फिर ये चौथी बार दिन में हमसे पूछा जा रहा है। लाइक ये जनरली एक बहुत इमोशनल टॉपिक हो चुका है। हाँ, इमोशनल टॉपिक बन चुका है, क्योंकि हमें खेलना होता है चंक्स पे। आप इतनी ईमानदारी से हमारे सामने आ रहे हैं तो हम भी थोड़ी ईमानदारी दिखाते हुए मैं इस सवाल का बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दूंगा। वो इंसान जो आपको बोलता है कि आपको घर नहीं खरीदना चाहिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि क्यों नहीं घर खरीदेंगे? घर एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट है, हर एक इंसान का अपना घर होना चाहिए। मेरी प्रॉब्लम है कि आप
20s में ही अपना घर खरीदना चाहते हैं। एंड मेरी प्रॉब्लम इसके लिए ये है तो आपने ले लिया है कि आप सोच रहे हैं? मैंने वो आपका वीडियो देखा। हाँ बस तो मुकुल बच गए। यू आर वेलकम। हाँ मुकुल आप अपनी 20s में हैं, आपने अभी अपनी कमाना शुरू किया है, आपकी तनख्वाह भी कम ही है, उसी तनख्वाह में आप EMI का प्रेशर भी डाल देंगे, 20-25 साल तक फंस जाएंगे, ना ही उस तनख्वाह और उस EMI में बट उस घर में भी फंस जाएंगे। वो घर बहुत जल्दी छोटा हो जाएगा, आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे तो जगह ही नहीं बचेगी। आप उस कॉलोनी से निकलना चाहते हैं क्योंकि शायद आप अब मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास आ गए हैं, आप उस एरिया से निकलना चाहते हैं, आप शायद उस शहर से निकलना चाहते हैं, शायद उस देश से भी निकलना चाहते हैं, लेकिन हर चीज़ आपको बस बांध के रख लेती है। तो इतने सारे लोग होते हैं, बोलते हैं यार नोएडा में घर खरीद लिए, अब गुड़गांव में ऑफ़र मिल रहा है, कौन जाएगा यार, मतलब ऑफ़र बढ़िया है, जगह अच्छी है, और ये तो तुम गुड़गांव भी नहीं जा रहे हो, कल को अगर तुम्हें बैंगलोर में एक बहुत बढ़िया नौकरी मिलेगी तो तुम वहाँ भी नहीं जाओगे क्या? मतलब क्यों अपनी ज़िंदगी को इतना रोकना चाहते हो, एंड पर्टिकुलरली अर्ली ऑन। तो मुझे लगता है कि अपने 20s में घर खरीदना इज़ अ चेन और अ केज दैट यू क्रिएट फॉर योरसेल्फ। लेकिन प्लीज़ जब आप अपने 30s में होंगे, जब आपकी तनख्वाह अच्छी होगी, जब आपने अच्छे से इन्वेस्ट कर लिया होगा, तो आप बहुत ज़्यादा लोन लेके नहीं बट बहुत ज़्यादा डाउन पेमेंट से घर खरीद पाएंगे, अच्छी लोकेलिटी में खरीद पाएंगे, अपने साइज़ के लिए खरीद पाएंगे, आपको पता है कि आप इसी शहर में रहेंगे, इसी कॉलोनी में रहेंगे, इसी देश में रहेंगे, तो खरीदिए, बिल्कुल खरीदिए, एंड बिल्कुल आपका फ़र्ज़ बनता है खरीदना। तो मेरे पेरेंट्स ने अपना पहला घर 50 साल में खरीदा था क्योंकि तब तक ही उनकी हैसियत थी खरीदने की। हमने अपना पहला घर 40 साल में खरीदा, एंड आइड से बिल्कुल परफेक्ट एज थी क्योंकि उससे पहले हम किराए पे रहते थे, अच्छे घरों में रहे, अच्छे से रहे, मोबाइल भी रहे, जहाँ जाना था वहाँ जा सकते थे, अगर मकान मालिक ने निकाल भी दिया तो खुशी खुशी निकल भी गए। ये भी तो एक पंगा है। ये भी है लाइक कि वो रहता है। लेकिन अब अपना घर है एंड उस घर को ऑलमोस्ट कैश डाउन पे ही खरीदा, तो लोन का भी ज़्यादा वो नहीं है, बोझा नहीं है, एंड एक बहुत अच्छे एरिया में है, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है, एवरीथिंग जस्ट वर्कड आउट। आई थिंक दैट इज़ वेरी नाइस बिकॉज ऐसा होता है ना, एक दौड़ में भागते हैं, हम देखते हैं कि 25 साल में आई बॉट माई फर्स्ट हाउस, सो आई थिंक वी हैव क्लियर्ड आउट कि कौन से एज में एक घर आपके लिए एक एसेट या लाइबिलिटी हो सकता है। बिल्कुल, एंड आई एम सो ग्लैड यू यूजिंग दिस टू वर्ड्स कि अपने 20s में ना घर एक लाइबिलिटी है, अपने 30s में वो घर एसेट बनने लग जाता है, 40 में तो बिल्कुल एसेट है आपके लिए क्योंकि वो आपकी पूरी जमा पूंजी का रिफ्लेक्शन है, बट आप शुरू में ही ले लेंगे एंड इट जस्ट डजंट मेक सेंस। सो हम बात करना चाहते हैं, संदीप माहेश्वरी के शो में आप गए थे और वो वीडियो मैंने देखा था, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा। और उसके बाद जो एक उन लोग की विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी की जो कंट्रोवर्सी हुई, उस पर मैं आपके व्यूज़ जानना चाहता हूँ कि आपने उसको कैसे देखा। मेरे कोई व्यूज़ नहीं है उस पर, बिल्कुल ज़ीरो व्यूज़ है मेरे ऊपर। मैं इन सब चीज़ों से इतना दूर हूँ कि ऑफ कोर्स मैं कंटेंट बहुत एक्टिवली कंज्यूम करता हूँ तो ये सब दिख जाता है मुझे, लेकिन मैं रिएक्ट तो बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैं इन सारी चीज़ों पे कभी बोलता ही नहीं हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मैं बोलना चाहता नहीं हूँ, मैं जेन्युइनली इनके बारे में सोचता नहीं हूँ, सोचता ही नहीं हूँ। तो मुझे विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस के बारे में जितना बहुत पता है वो पता है, मुझे संदीप माहेश्वरी का कंटेंट अच्छा लगता है काफ़ी, तो मैं उनको भी देखता था, उनके शो पे भी गया था, पर उतना ही पता है। पर मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उनके बीच में वो झगड़ा क्यों हो रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उसका ट्रिगर क्या था, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उसकी क्या रिजल्ट होंगे, क्या आउटकम था, क्योंकि मुझे जेन्युइनली फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो आई एम आउट। बहुत बढ़िया बात। सो हम अपनी बातचीत के लगभग आखिरी पड़ाव पे हैं। आखिरी सवाल मेरा ये है आपसे कि बहुत सारे लोग कुछ नया ट्राई कर रहे हैं और सक्सेस रेट तो बहुत कम है, लोग रोज़ फेल हो रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि कोटा से भी रोज़ बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर है, सुसाइड्स की चीज़ें आ रही हैं, मतलब लगातार ऐसी खबरें हमारे सामने आती रहती हैं। आप ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो इसी ऐसे फेज से गुजर रहे हैं अभी, जहाँ पर अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं और उनका जो सफलता का पॉइंट है वो थोड़ा दूर है? मैं वही चीज़ बोलूँगा जो मैं अपने बेटे को बोलता हूँ, 12 साल का है वो, एंड जब कभी भी विदुर, एंड 6 साल की लड़की उज़मा। तो विदुर उस उम्र में आ गया जहाँ अब नई नई चीज़ें सीख रहा है, टीनेजर बन रहा है, मुश्किलें आती हैं, ये बोलता है कि नहीं करना है, नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल है, कैसे होगा, कब होगा। एंड उनको सिर्फ एक ही सीख देता हूँ मैं कि मैं अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ सीखा हूँ वो ये है कि जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं, जो
कुछ भी आपके साथ आपकी ज़िंदगी में हो रहा है वो टेम्पररी है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, खास करके आपके इमोशंस। आपके सारे के सारे इमोशंस टेम्पररी हैं। तो आपका फ़र्ज सिर्फ एक और एक बनता है, इस चीज़ को कबूल करना कि जो भी आप महसूस कर रहे हैं उस वक्त में वो बदलेगा, बदल के ही रहेगा। अगर आप खुश हैं तो वो भी बदलेगा, अगर आप दुखी हैं तो वो भी बदलेगा। और सिर्फ एक ही चीज़ आपको करनी है, अगला कदम लेना, बस। चाहे वो जितना छोटा हो, आपको सिर्फ एक और कदम लेना है, सिर्फ एक और कदम। एंड दिस भूटान हम हाल ही में गए थे और वहाँ एक बहुत खूबसूरत टाइगर्स डेन मॉनेस्ट्री है जो कि बहुत फेमस है। एक पहाड़ पे है, करीब 6 घंटे ऊपर चढ़ के जाना होता है। और विदुर में जा रहे थे एंड उसने गिव अप मार लिया, मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं जा रहा हूँ। एंड यही दोहराते दोहराते हम वहाँ तक पहुँचे थे कि फॉरगेट वहाँ, उसको देखो ही मत, तुम बस अगला कदम देखो, अगला कदम देखो, अगला कदम देखो, अगला कदम देखो। चाहे वो सीढ़ी हो, चाहे वो ढलान हो, चाहे वो ऊंचाई हो, कुछ भी। एंड बस सिर्फ अगले कदम को देखते रहो एंड यू विल रीच देयर। इट इज़ इनएविटेबल दैट यू विल रीच देयर, वो तो बेशक होने वाला है। बट द हार्डर थिंग विल बी अगला कदम लेना। तो दैट्स द ओनली थिंग दैट आई विल से टू एनीवन, वेदर यंग, वेदर ओल्ड, वेदर हैप्पी, वेदर नॉट, कि योर इमोशंस आर टेम्पररी, उनको प्लीज़ परमानेंट मत समझिए एंड सिर्फ और सिर्फ अगला कदम लीजिए फ्रॉम वेयर यू आर एंड लाइफ विल इवेंचुअली वर्क आउट। इट वर्कड आउट फॉर मी एंड आई डोंट थिंक आई एम स्पेशल, इट विल वर्क आउट फॉर एवरीवन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ढेर सारी हमने अच्छी बातें की। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।